हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग एक्सेस पॉइंट। आज हम आपके लिए लाए हैं सीबीएसई 12th एग्ज़ाम 2021 के कुछ केस स्टडी प्रॉब्लम्स फिजिक्स के। जैसा कि आप जानते होंगे कि सीबीएसई के आने वाले एग्ज़ाम्स में 12th में फिजिक्स में 2 केस स्टडी के प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे। हर एक प्रॉब्लम में 6 एमसीक्यू होंगे, जिनमें से 5 एमसीक्यू का जवाब देना आपको कंपलसरी होगा। तो आइए बढ़ते हैं कुछ केस स्टडी प्रॉब्लम्स के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी प्रॉब्लम्स है, इन्हें आप नोट करते चले। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज is the physical property of a matter that causes it to experience a force when placed in an electromagnetic field। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफिनेशन दे दिया है। अब कह रहा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ऑल्सो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर वेयर अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये चार्जेस की प्रॉपर्टी है। ये क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चार्ज ऑन ए बॉडी विच कैरीज 200 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। जब पूछ रहा है कि चार्ज ऐसे बॉडी का बताना है जिसमें 200 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अगर हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को 200 से इंटू कर देंगे, उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻17। तो इसका आंसर होगा हमारा 3। तो 3 हमारा करेक्ट आंसर है। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चार्ज ऑन ए बॉडी विच कैरीज 10 एक्सेस इलेक्ट्रॉन इज। तो कह रहा है कि ऐसे बॉडी का चार्ज बनाना है जिसमें 10 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको 10 से इंटू करने पे हमारा आंसर आएगा 1-1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। तो हमारा आंसर है 1। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आपका 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज इट इम्प्लाइज दैट। तो एक अगर बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या इम्प्लाई करता है? तो इसका आंसर होगा सेकंड। इसका आंसर है देयर इज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज इन द बॉडी बट द पॉजिटिव चार्ज इज मोर देन नेगेटिव चार्ज। तो कह रहा है इसमें कि एक बॉडी में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होंगे, बट पॉजिटिव चार्ज की जो संख्या होगी वो ज़्यादा होगी नेगेटिव चार्ज से, तो बॉडी पॉजिटिव होगा। तो इसका आंसर है 3। तो हमारा 4 का आंसर होगा 2। इसमें कह रहा है कि देयर इज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज इन द बॉडी बट द पॉजिटिव अनदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी टू नेगेटिवली चार्ज बॉडी आर। तो एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। तो रबिंग पे क्या होता है असल में? तो रबिंग पे होता ये है कि जो एक बॉडी का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसका आंसर होगा 1। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो रेजिस्टेंस इज ए मेजर ऑफ अपोजिशन टू चार्ज फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। रेजिस्टेंस का डिफिनेशन दे दिया है। और रेजिस्टेंस इन मेजर इन ओम्स। रेजिस्टेंस को ओम्स में मेजर किया जाता है। ऑल्सो रेजिस्टिविटी द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड यूनिट लेंथ। अ characteristic property of each material resistivity is useful in comparing various materials on the basis of their ability to conduct electric currents। रेजिस्टिविटी का डिफिनेशन दे दिया और उसका असल में क्या प्रोपोर्शनल होता है और कौन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो रेजिस्टिविटी किससे इंडिपेंडेंट होता है? ऑप्शन दिया है नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर और डायमेंशंस ऑफ मटेरियल और नन ऑफ दिस। तो जान लें आपकी रेजिस्टिविटी जो होता है वो डायमेंशंस ऑफ मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए वो उससे इंडिपेंडेंट है। तो इसका आंसर होगा 3। अगला क्वेश्चन है एज कंपेयर टू शॉर्ट वायर्स लॉन्ग वायर्स हैव।
तो लॉन्ग वायर्स जो होता है शॉर्ट वायर के मुकाबले में उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है, तो इसका आंसर है 1। एज कम्पेयर टू थिन वायर्स थिक वायर्स है, तो कंपेयर टू थिन वायर्स थिक वायर्स का जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, तो इसका आंसर है 2। चलिए बढ़ते हैं आगे। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स अपन, तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ वायर पर डिपेंड करता है, और वायर नेचर पे भी डिपेंड करता है। तो ये सभी ऑप्शन करेक्ट है, तो इसका आंसर होगा 4th। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 5वां है कॉपर वायर हैविंग द सेम साइज एज स्टील वायर है। कॉपर वायर और स्टील वायर का जो है कंपैरिजन करना है किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो कॉपर की, जैसा कि आप जानते होंगे कि कॉपर एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो कॉपर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है इन कंपैरिजन टू स्टील वायर, तो इसका आंसर है लेस रेजिस्टेंस, इसका आंसर है 2। चलिए क्वेश्चन 3 को और बढ़ते हैं। द बोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम वाज proposed by Niels Bohr in 1915. It came into existence with the modification of Rutherford model of an atom. बोर्ड्स मॉडल जो किसका मॉडिफिकेशन था? रदरफोर्ड मॉडल्स का मॉडिफिकेशन था। Rutherford model introduced the nuclear model of an atom in which when it was explained that a nucleus is surrounded by negatively charged electrons. So which of the following statement does not form a part of Bohr's model of hydrogen atom? तो कौन सा स्टेटमेंट है जो बोहर्स मॉडल के मॉडल ऑफ एटम का स्टेटमेंट नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। तो इसका आंसर है 4। द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली, तो इसका आंसर है गया 4। व्हाट इज द सेंटर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल? तो रदरफोर्ड मॉडल का जो सेंटर क्या है? तो हमारा 2 का आंसर है न्यूक्लियस, इसका आंसर है 3। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3rd का है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम इट्स ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट एनर्जी इज, तो इसका आंसर होगा एमिटेड ओनली और ऑब्जर्व ओनली, दोनों ही। तो ये मतलब ओनली नहीं होगा, ये बोथ होगा, तो इसका आंसर है 3, बोथ ए एंड बी। अब क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जब हाई ऑर्बिट से लो ऑर्बिट में जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी को रिलीज करता है, और जब लो से हाई में जाता है तो ये एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। How were the limitation of Rutherford model which could not explain the observed features of atomic spectra explained in Bohr's model of hydrogen atom? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 4th, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। रदरफोर्ड जो मॉडल था वो कहता था कि ये जो स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूअस होता है, बट जो नील बोर्स का जो मॉडल आया उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि जो स्पेक्ट्रम होता है वो डिस्क्रीट भी हो सकता है, तो इसका आंसर है 4th। 4th को टिक लगा लेते हैं। 5th है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स बिटवीन ऑर्बिट्स इट्स मोमेंटम इज, तो इसका मोमेंटम जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो क्वांटाइज्ड होता है, तो इसका आंसर होगा 1। अब read the source given below and answer any 4 of the following question. The potentiometer consists of a long resistive wire and a battery of known EMF voltage, which and voltage is known as a drive shield voltage. Assume a primary circuit arrangement by connecting the two ends of L to the battery terminals. One end of the primary circuit is connected to the cell whose EMF
is to be measured and the other end is connected to the galvanometer G. This circuit is assumed to be a secondary circuit. तो दोस्तों इस डायग्राम को ध्यान से देखें और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. हाउ कैन वी इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर. तो हम पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं. तो इसका आंसर होगा आपका डिक्रीजिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो सेंसिटिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो इसका आंसर होगा 2. अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. इफ L1 and L2 आर द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर फॉर द सेल्स ऑफ EMFH E1 E2 देन. तो इसका आंसर होगा हमारा 2. E1 इंटू E2 इक्वल टू L1 L2 इंटू E1 E2 इक्वल टू L1 इंटू L2. तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2. एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियोमीटर इज. तो एक पोटेंशियोमीटर का एग्जाम्पल देना है. पोटेंशियोमीटर का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका मोबाइल, मॉडर्न, जॉयस्टिक में से कोई एक होगा. तो ये हमारा पोटेंशियोमीटर का एग्जाम्पल है जॉयस्टिक. तो हमारा ये तीसरा ऑप्शन सही है. द EMF ऑफिशियल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स टर्मिनल वोल्टेज. तो EMF ऑफिशियल जो होता है वो हमेशा टर्मिनल वोल्टेज से ज़्यादा होता है. तो क्यों होता है. तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1. बिकॉज देयर इज सम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेल ड्यू टू इट्स स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस. अब क्यों होता है. तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होता है ऑन द सेल ड्यू टू इट्स स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस. कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होता है इसके छोटे से जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वजह से. तो जिसके कारण जो EMF ऑफ सेल जो होता है वो टर्मिनल वोल्टेज से हमेशा ज़्यादा होता है. तो इसका आंसर है 1. अब आगे बढ़ते हैं. वाई इज अ 10 वायर पोटेंशियोमीटर मोर सेंसिटिव देन अ 4 वायर 1. और 10 वायर पोटेंशियोमीटर 4 वायर 1 से क्यों सेंसिटिव होता है. तो इसका आंसर भी होगा 1. स्मॉल पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्योंकि उसमें स्मॉल पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है. इस वजह से 10 वायर पोटेंशियोमीटर 4 वायर पोटेंशियोमीटर से मोर सेंसिटिव होता है. चलिए 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. तो इफ 2 और मोर कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज द ओवरऑल इफेक्ट इज दैट ऑफ ए सिंगल इक्विवेलेंट कैपेसिटर हैविंग द सम टोटल ऑफ द प्लेट स्पेसिंग ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटर्स. अगर 2 और 2 से ज़्यादा कैपेसिटर कनेक्टेड है सीरीज में तो जो ओवरऑल इफेक्ट होगा जो उसका जो इफेक्ट होगा वो एक सिंगल कैपेसिटर के बराबर होगा जिसका जो सम टोटल होगा वो प्लेट स्पेसिंग ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर का जो स्पेस होगा उसके बराबर होगा. इफ 2 और मोर कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो उसका जो ओवरऑल इफेक्ट होगा सिंगल इक्विवेलेंट कैपेसिटर हैविंग द सम टोटल ऑफ द प्लेट एरियाज ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटर. तो उसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो होगा वो सम होगा टोटल ऑफ द प्लेट एरियाज ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटर के बराबर है. तो फिगर है शोज पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड बी शोज सीरीज कॉम्बिनेशन. इस फिगर को ध्यान से देखें. चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. कैपेसिटी कैन बी इंक्रीज बाय कनेक्टिंग कैपेसिटर इन. तो कैपेसिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है कैपेसिटर्स की. तो उसका आंसर होगा 1. पैरेलल में कनेक्ट करके कैपेसिटर्स की कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है. 1 होगा आंसर. दूसरा है 3 कैपेसिटर्स हैविंग अ कैपेसिटेंस इक्वल टू 2 फैराडे 4 फैराडे एंड 6 फैराडे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. कैलकुलेट द इफेक्टिव पैरेलल कैपेसिटेंस. तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो पैरेलल कैपेसिटेंस निकालना होता है तो हम कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस को
ऐड कर देते हैं डायरेक्टली, तो 2 फैराडे 4 फैराडे एंड 6 फैराडे हो जाएगा 12 फैराडे। तो इसका आंसर है 3। अब आगे बढ़ते हैं। व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन द सीरीज, तो जब कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो उनका जो क्या सेम रहता है, वोल्टेज, कैपेसिटेंस, चार्ज और रेजिस्टेंस। तो इसका आंसर होगा 2 कैपेसिटेंस। जब सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो कैपेसिटेंस इनका सेम रहेगा। तो 3 का आंसर होगा 2। The plates of a parallel plate capacitor are 10 centimeter apart and have an area equal to 2 meter square. If the charge on each plate is 8.85 into 10 to the power minus 10 coulomb and 8.85 into 10 to the power minus 10 coulomb, then the electric field at the point, तो दो प्लेट दिया हुआ पैरेलल प्लेट जिनके बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर और उनका एरिया है 2 मीटर स्क्वायर। अब द चार्ज ऑन ईच प्लेट, अगर हर एक प्लेट का चार्ज है, एक का है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम और दूसरे का भी वही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट का क्या होगा, तो इसका आंसर होगा आउटसाइड द प्लेट्स विल बी 0। इसका आंसर है 2। अब आगे बढ़ते हैं। 4 10 फैराडे कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। जैसा कि हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस निकालने के लिए कैपेसिटर्स का जो कि सीरीज में है उसका फार्मूला होता है 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 ऑन सो ऑन। तो इसमें 3 कैपेसिटर्स दिए हुआ है, ये 4 कैपेसिटर्स दिया हुआ सॉरी। तो 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 2। 2 जो होगा 2 में दिया हुआ है 2.5, तो 2.5 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो a charge is a property associated with the matter due to which it experiences and produces an electric and magnetic field. Charges are scalar in nature and they add up like real numbers. Also, the total charge of an isolated system is always conserved. When the objects rub against each other, charges acquired by them must be equal and opposite. क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो कॉज ऑफ चार्जिंग कह रहा है, कॉज ऑफ चार्जिंग क्या है, तो कॉज ऑफ चार्जिंग क्या होता है असल में, तो वो होता है द एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज क्यों होते हैं, ट्रांसफ़र किस तरह होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका आंसर है 2, द एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। तो इसका पहला स्टेटमेंट है द ग्लास रॉड गिव्स प्रोटॉन्स टू सिल्क व्हेन दे आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। दूसरा ऑप्शन है द ग्लास रॉड गिव्स इलेक्ट्रॉन्स टू सिल्क व्हेन दे आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। तीसरा है द ग्लास रॉड गेन्स प्रोटॉन्स फ्रॉम सिल्क व्हेन दे आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। एंड फोर्थ है द ग्लास रॉड गेन्स इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। तो इसका सही आंसर है 2। द ग्लास रॉड गिव्स इलेक्ट्रॉन्स टू सिल्क व्हेन दे आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। तो जो ग्लास रॉड होता है वो उससे ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन सिल्क में जब एक दूसरे के साथ रब किया जाता है। तो इसका आंसर है 2। If 2 electrons are each 1.5 into 10 to the power minus 10 m and 1.5 into 10 to the power 10 m from a proton, the magnitude of the net electric force they will exert on the proton is, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच की दूरी दी हुई है एक प्रोटॉन से, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स दे विल एक्सर्ट ऑन प्रोटॉन, तो नेट फोर्स जो होगा इलेक्ट्रॉन पे वो कितना लगाएंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इसका आंसर होगा आपका 1.97 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। आप फार्मूला लगा के देख सकते हैं, यही आंसर आएगा। अब है अ चार्ज इज प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेज एंड एक्सपीरियंसेज।
तो चार्ज किसका प्रॉपर्टी है? ऐसा प्रॉपर्टी है मैटर का जिसके कारण ये चार्ज प्रोड्यूस होता है। और एक्सपीरियंसेज, तो क्या क्या महसूस, क्या एक्सपीरियंस करता है और क्या प्रोड्यूस होता है चार्ज से? चार्ज से आपका प्रोड्यूस होता है बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। चार्ज से ही इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों प्रोड्यूस होता है। मैक्सवेल इक्वेशन इसका प्रूफ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। अब फिफ्थ का आंसर क्वेश्चन है द काउज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का काउज क्या है? कॉज जो है वो है ट्रांसफर ऑफ एन इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है वो फिक्स होता है, वह इंटीग्रल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो इसलिए इलेक्ट्रिक चार्ज भी क्वांटाइज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सो इसका आंसर है 3। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। आज हमने CBHE 12th के केस स्टडी के प्रॉब्लम्स स्टडी किए ऑफ फिजिक्स। तो जैसा कि देख सकते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, आप इन्हें नोट ज़रूर करें और खुद से जब सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग विथ लर्निंग एक्सेस पॉइंट।